बैज़ा कबाब हो, हलीम हरीसा हो, समोसा हो, कबीली हो, तायरी हो, खिचड़ी हो, फिरनी हो, मलाई हो, हलवा फालगुदा हो, नम शिकंद बा मुशनफ़ा हो, साके उरूस हो, नूरियत, अचार, मुरब्बे, नाशपाती, बही, अंगूर, अंजीर, सेब, अनार, किशमिश, बादाम, छुआरे, पिस्ता वगैरह अवजिया ओ और शरबा किस्म किस्म के, जिनकी चाशनी की हलावत और जायका से अरवा फरिश्तों की भी ताज़ा हो जाए। ये अता हुसैन खां तहसीन ने एक दास्तान लिखी थी 18वीं सदी में। ये उसके कल्चर का पता लगता है, खानों का जो कल्चर है। तो नेमत खाना का ख्याल कैसे आया, उसका उत्स क्या है? क्योंकि नॉवल में बहुत सारी चीजें बावर्ची खाने में ही घट रही होती हैं और नेमत खाना दालान के एक हिस्से में रखा हुआ होता है। मैंने कभी किसी नावल का या अपनी कहानी का जो टाइटल या जो उन्वान है वो पहले नहीं रखा। हमेशा पहले नावल कंप्लीट किया, कुछ ख्याल होते हैं जहन में, कुछ प्लाट आया, कुछ किरदार आए, फिर जब वो एक कच्ची इमारत नावल की तैयार हो जाती है तब फिर मैं सोचता हूँ कि इसका उन्वान क्या होना चाहिए। तब चूँकि बावर्ची खाना नाम जो था उसमें उतना चार्म नहीं था और वो बहुत कई ये भी कहना चाहिए कि बहुत आम सा नाम था वो। मतलब बावर्ची खाना तो फिर बावर्ची खाना रखा जाएगा, तो फिर रसोई क्यों ना रखा जाए, तो फिर किचन क्यों ना रखा जाए। लेकिन जब हमने उसको नेमत खाना नाम रखा तो एक तरह की आफाकी मतलब यूनिवर्सल एलिमेंट इसमें पैदा हो गया कि जैसे ही हम नेमत खाना कहते हैं वैसे ही वो खाने जो कि बावर्ची खाने में तैयार हो रहे हैं वो खाने बाद में तो आके नेमत खाने में ही रखे जाते हैं। तो दोनों के बीच में एक गहरा रिश्ता है, बावर्ची खाने के बीच में और नेमत खाने के बीच में। तो नेमत खाना एक सिंबॉलिक नाम है और मैं ज़्यादातर अपनी कहानियों के नाम और नावलों के नाम जो मैंने रखे हैं वो सिंबॉलिक ज़्यादा हैं, अलामती ज़्यादा हैं, बिल्कुल प्लेन नहीं। इसलिए मुझे कहीं ये महसूस हुआ कि नेमत खाना नाम से एक ख़ास किस्म की फीलिंग भी पैदा होगी, एक नॉस्टैल्जिया भी पैदा होगा, क्योंकि जिन लोगों ने नेमत खाना बढ़ता है तो वो इसको बहुत अच्छी तरह से समझ सकते हैं। और चूंकि मेरा ताल्लुक उसी ग्रुप से है, ये जो पूरी कहानी है ये जाहिर है कि 1960, 70, 80 के बीच में जो हमारी दुनिया थी या जो मुस्लिम मिडिल क्लास था, बल्कि मैं तो कहता हूँ कि जो इंडियन मिडिल क्लास था उसमें भी शायद नेमत खाना होता ही हो। बिल्कुल था। आप बताएं। एंग्लो इंडियन फैमिलीज जो उस समय रह रही थी वहाँ भी था, इसलिए वो ज़्यादा कनेक्ट हो रहा है। हाँ, वो नेमत खाना, उसको भी सब नेमत खाना ही कहते थे बेशक। तो ये नेमत तो नाम एक ऐसा है कि अपने आप में सेकुलर है, अपने आप में यूनिवर्सल है, इसलिए रखा जी। जो असल लिटरेचर होता है वो आपको डिस्टर्ब करे, वो आपको कोई सुकून की जो बात की वो सुकून तो पहुँचाए लेकिन सुकून से ज़्यादा वो डिस्टर्ब करे। मैं सिर्फ ये कहता हूँ, मेरा मानना ये है कि वो आपको बदल सकता है या हमारी सोसाइटी को बदल सकता है, इस पे मेरा यकीन नहीं है, क्योंकि दुनिया में कितना अच्छा लिटरेचर लिखा गया है और सब बह गया क्या। लेकिन अगर उसका काम यह है कि वो आपके ज़मीर के सदर दरवाजे पे बराबर दस्तक देता रहे, नॉक करिए, आप नॉक डिस्टर्ब करिए। और मैंने भी सोचा है कि चैन की नींद तो सोने नहीं दूंगा, जिसकी वजह से क्रिटिक जो हैं वो मुझसे, बहुत से क्रिटिक नाराज़ रहते हैं, ये इसलिए कि मैं उनको डिस्टर्ब करता हूँ। कि मैं ये चाहता हूँ कि साहित्य को हम अपने गुनाहों के ऊपर दायर किए हुए, अपने पापों के ऊपर दायर किए हुए एक मुकदमे की शक्ल में देखें। अगर वो मुकदमा नहीं है तो फिर साहित्य बेकार है। शायद इसलिए इसके नाम मैंने ये मौत की किताब और कुछ बात भी और कह दी। हाँ, नेमत खाना भी इंसानों की आंतों के ऊपर दायर किया हुआ एक मुकदमा है। जैसे आखिरी दावत है और हम लोग इस पर बात कर चुके हैं कि आखिरी दावत नाम की कहानी कैसे नेमत खाना की बुनियाद बन जाती है और वो एक नॉवल का, ऐसी नॉवल का शक्ल ले लेती है। तो ये जो एक्सपेरिमेंट है खालिद भाई, इसमें एक रिस्क भी होता है, खतरा भी होता है। खतरे ही खतरे हैं। तो ये जो क्रिएटिविटी में ये मतलब ये रिस्क रहता ही है एक्सपेरिमेंट करने का। तो आप इसको कैसे देखते हैं, इस एक्सपेरिमेंट और ख़तरे को? मतलब कोई भी चाहेगा कि हम कुछ, चाहे वो मुजस्समा बनाए, चाहे वो पेंटिंग बनाए या कहानी या उपन्यास लिखे, आदमी तो ये मान के चलता है कि इसको मकबूल होना चाहिए या ये मकबूल होगा। लेकिन जब उसमें ख़तरा इनहेरेंट होता है
तो लोगों के बीच में किताब जाने के पहले की नवैयत क्या होती है? पहली बात असल में ये है कि इसमें कि मैंने कभी लिखना मेरी रूह का इजहार रहा, हमेशा मेरी आत्मा का इजहार रहा। तो एक इंटरनल प्रेशर मेरे पर जब होता है तब मैं लिखता हूँ। तो ये अवार्ड वगैरह और ये सब नाम और ये शोहरत तो बहुत बात की बात है, कहते हुए नहीं अच्छा लगता। लेकिन जैसा कि अभी मुशाही साहब ने बताया कि जब 8 साल की एज में मैं कहानी लिख रहा था या 11 साल की उम्र में जब मैं कहानी लिख रहा था, तो मुझे क्या चाहिए था? मुझे तो ठीक से कहानी के माने भी नहीं मालूम थे। तो मुझे तो पता नहीं था कि कहानियाँ छपेंगी और वो आलोचक होंगे और वो आपके ऊपर रिव्यू करेंगे और उसके बाद रिव्यू के बाद फिर आपके ऊपर जलसे होंगे, सेमिनार होंगे, ये तो पता नहीं था। तो एक दाखिली बेचैनी की वजह से मैंने हमेशा लिखा, क्योंकि कुछ और कर नहीं सकता। बहुत नाकारा आदमी हूँ, सिवाय लिखने के कुछ नहीं आता। ये मेरे घर वाले और मेरे दोस्त जानते हैं अच्छी तरह से। तो ये लिखना ही मेरा धर्म था। मुझे लगता है कि एक लेखक को नदी की तरह बहते रहना चाहिए। उसको उसका धर्म कहीं रुकना नहीं है, उसको एक नदी की तरह बहते रहना चाहिए, उसको लिखते रहना चाहिए। पहला काम उसका लिखना है। अब उसके बाद जब लिखने के बाद अगर मैंने ये आज तक नहीं सोचा, मैंने इस अवार्ड के बारे में भी कभी नहीं सोचा था। मैंने ये भी नहीं सोचा कि मेरे लिखे हुए को क्या अहमियत दी जाएगी, इस पे कौन लिखेगा कौन नहीं लिखेगा। लोगों ने बड़ी बड़ी बुराइयाँ की। मुझे लगता है कि जब हम कोई भी किताब लिख देते हैं तो वो हमसे अलग हो जाती है, डिटैच्ड हो जाती है। मैंने लिखा ज़रूर है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अब वो किताब मेरी नहीं है, अब वो किताब आपकी है। वो किताब अब अपनी जगह खुद बनाएगी। और जैसा कि ट्रिलिंग ने कहा था, जो मैंने इसमें एक ट्रिलिंग का कौल दिया है कि हमारी तो ये हिम्मत नहीं हो सकती, मजाल नहीं हो सकती कि हम किसी अच्छी पुस्तक को रद्द करें। वो तो अच्छी पुस्तक ही होती है जो कि हमें रद्द करती है। जो चीज़ मतलब हमें रिजेक्ट करती है। द बुक रिजेक्ट्स आवर सेल्फ, वी कैन नेवर रिजेक्ट ए गुड बुक। हम एक अच्छी किताब को रिजेक्ट नहीं कर सकते। तो मैंने ये कभी परवाह नहीं की। लेकिन आप जो कह रहे हैं जोखिम, ही जोखिम मैंने बहुत उठाया है। लेकिन जैसा मैंने कहा कि एक लेखक को नदी की तरह बहते रहना चाहिए, रुकना नहीं चाहिए। और उसके ये भी परवाह नहीं करना चाहिए कि कौन पढ़ेगा और कौन नहीं पढ़ेगा, क्योंकि कोई नहीं पढ़ रहा होता है। तो मुझे लगता है कि जैसा बोरखेस ने कहा है कि उस नावल के किरदार उसे ज़रूर पढ़ते हैं, और जब कोई नहीं पढ़ता है तो फिर यीशु मसीह उसे ज़रूर पढ़ते हैं। How do you manage the lost in translation problem, and what is your biggest criticism of yourself or your writings? मैं तो अपना लिखा हुआ पे कभी आशिक ही नहीं होता। तब लिखना खुद अपने आप में आलोचना है अपनी, ठीक है, खुद सेल्फ क्रिटिसिज्म है वो। यानी आप ये अगर आप कह ही नहीं सकते, मतलब जो लिखना है वो अपने आप में खुद आलोचना है इस ज़िंदगी की। आपको याद है बहुत पहले उसने आर्नोल्ड मैथ्यू ने कहा था कि द पोइट्री इज़ द क्रिटिसिज्म ऑफ द लाइफ। तो ये तो है, जब आप लिख रहे होते हैं तो आप असल में सबसे पहले तो अपनी ही आलोचना कर रहे होते हैं, दूसरे की नहीं कर रहे होते हैं। क्योंकि दूसरे की करने का काम तो हमने और ठेकेदारों को दे रखा है, जो कि समाज के ठेकेदार हैं, ठीक है ना। दूसरा पार्ट ये है कि लॉस्ट ऑफ ट्रांसलेशन तो कुछ ना कुछ खोएगा ट्रांसलेशन में हमेशा। लेकिन फिर भी ट्रांसलेशन ज़रूरी बहुत है, क्योंकि आप ये देख लीजिए कि ये पैराडाइज ऑफ फूड, ये अगर मेरा नाविल नेमत खाना ट्रांसलेट ना हुआ होता तो यहाँ आज ये महफिल भी शायद नहीं हो रही होती। तो ट्रांसलेशन जो है वो कोई भी ट्रांसलेशन 100% ट्रांसलेशन इज़ नॉट पॉसिबल, 100% ट्रांसलेशन इज़ इम्पॉसिबल। लेकिन ट्रांसलेशन करते रहना चाहिए, लॉटरी खुले ना खुले, हमें अच्छे नंबरों की तलाश करती रहना चाहिए। हाँ, ये बढ़िया बात है, बढ़िया बात है, बढ़िया बात है, बढ़िया बात है। सबसे पहले तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप सब आए, और ये पहला एक तरीके का विमर्श है जो हमारे हमारे बड़े और प्रभात जी और खालिद जावेद साहब के साथ हुआ, मेरे बड़े भाई जैसे। और मुझे लगता है कि इस तरह की चर्चाएं और हम लोग आगे करेंगे। लेकिन बहुत शानदार रहा, और मुझे बहुत आज एक वो मिला है, उत्साह मिला है कि हम कम से कम जो बातें हो रही हैं कुछ तो हम अपनी तरफ से कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, और हम अपने बच्चों को, अपने साथियों को, अपने बाकी लोगों को बताएं कि इस तरह की चर्चा में शामिल होना है। तो लगता है कि अभी भी अब बहुत कुछ निकला नहीं है। हम लोग समय तो भाग रहा है तेज़ी से, हम पीछे पीछे दौड़ रहे हैं उसके, और उसको पकड़ के मानेंगे।